साथियों नमस्कार। मैं अपने चैनल टारगेट विथ ओनिस पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, हम भूगोल के अभी 2 पार्ट लिए हैं, जिसमें भारत एक परिचय पार्ट 1 और पार्ट 2 लिए हैं। अब अगले क्रमबद्ध तरीके से ज्योग्राफी के अगले चरण में हम चल रहे हैं, जिसमें आज 2 चैप्टर हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें भारत की भूगर्भिक संरचना और भारत का आंतरिक विभाजन। तो भारत की भूगर्भिक संरचना समझने के लिए भी हम भारत का मैप बनाएंगे और आंतरिक संरचना, भारत की आंतरिक संरचना, उसके भौतिक उच्चावच्च के आधार पर जो विभाजन हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, तो देखते हैं। साथियों, इस भूगर्भिक संरचना समझने से पहले थोड़ा सा मूल भूगोल में हम चलना चाहेंगे कि जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उस उत्पत्ति के बाद जो आज 7 महाद्वीप दिख रहा है वो कैसे हुआ, इसके पीछे थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में हम जाएंगे। इसके लिए हमको थोड़ा सा विश्व ग्लोब की तरफ हम बढ़ेंगे। ये जो हमारी पृथ्वी है, ये पहले एक ही भाग हुआ करता था। एक नहीं बल्कि 2 भाग कह लें। एक कहेंगे पैंजिया, स्थलीय भाग, और किनारे किनारे पैंथालासा, जो सागरीय भाग था। बहुत पहले कार्बोनिफेरस युग से पहले ये इस तरह हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इसमें टूटने का क्रम, जिगजैग टूटने का क्रम आगे बढ़ा। और उसके बहुत सारे कारण थे। गुरुत्व बल था, उत्प्लावन बल था, और बहुत सारे कारण थे, जिससे पृथ्वी का 2 टुकड़ा, सबसे पहले पृथ्वी का 2 टुकड़ा हुआ। जिगजैग, जैसे इस टाइप को, इसको जिगजैग कहते हैं। इस तरह जब इसका टुकड़ा हुआ तो यह 2 भागों में ये पूरी पृथ्वी 2 भागों में टूट गई। एक भाग को हम अंगारा लैंड एवं नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहे। इस तरह हम भारत को देखते हैं। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वह गोंडवाना लैंड का भाग बन गया, और जो भारत का पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर यह अंगारा लैंड का भाग बना। और इस तरह हमको ये समझना जरूरी हो गया था कि हम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी थोड़ा सा देख लें। हालांकि इसका विस्तृत लेक्चर जो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है, हम जब पढ़ाएंगे प्लेट विवर्तनिकी क्रिया, तो इसमें वेगनर का जो सिद्धांत है, वेगनर के सिद्धांत से ये जो टूटने का क्रम है उसको हम विस्तृत पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमको भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़नी थी, समझनी थी, इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड में गए। भारत के प्रायद्वीपीय भाग, जो कि गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, ये पुरानी चट्टानों से बना हुआ गोंडवाना लैंड, इसका जो क्रम है, भूगर्भिक संरचना है, ये यहाँ पे जो हमारे पर्वत बने हुए हैं, ये नवीन मोड़दार पर्वत बने हुए हैं, ठीक है, नवीन बलित पर्वत जिसको कहते हैं। लेकिन जो नीचे का और बीच में मध्यवर्ती जो पहाड़ियाँ हैं वो
पुरानी चट्टानों से बनी हुई आर्कियन युग की चट्टानें, जो भारत या विश्व की सबसे पुरानी चट्टान, जैसे अरावली पर्वत जो गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक जाता है, वह सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत या चट्टान माना जा सकता है। तो हम भारत की भूगर्भिक संरचना संरचना देखेंगे। सबसे पहले हम आर्कियन समूह की चट्टानों को देखेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टान या आर्कियन क्रम। आर्कियन क्रम की जो चट्टान है या आर्कियन समूह की जो चट्टानें हैं, उसमें भारत का मध्यवर्ती एरिया, प्रायद्वीपीय भारत का मध्यवर्ती एरिया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के नीचे इस चट्टान को हम देखते हैं। इस चट्टान की खास बात है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में खनिज मिलता है, लेकिन चूंकि सबसे ऊपर के आर्कियन क्रम का चट्टान है, इसलिए इसमें सबसे ऊपर कोई हमें ऐसा लोहा, तांबा या मिनरल नहीं मिलता है जिससे इसका कोई ज्यादा आर्थिक महत्व हो। लेकिन आर्कियन चट्टान के बाद जो धारवाड़ क्रम का चट्टान आएगा, वो सबसे महत्वपूर्ण और आर्थिक दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हमको पढ़ना भी है और उस पर ज्यादा फोकस देना है। जैसे अभी हम क्रम से लिख ले रहे हैं। सबसे पहला आर्कियन क्रम, दूसरा है धारवाड़ क्रम, तीसरा है कुडप्पा क्रम, चौथा है विंध्य क्रम, पांचवा है दक्कन ट्रैप या क्रम। हम एक एक करके देखेंगे। पहला हमने देखा आर्कियन क्रम की चट्टान। दूसरा हम देख रहे हैं धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम सबसे इंपॉर्टेंट भूगर्भिक संरचना में सबसे इंपॉर्टेंट है। यह आर्कियन क्रम के अपरदन के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता इत्यादि खनिज प्राप्त होते हैं। इसलिए धारवाड़ क्रम सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यह कर्नाटक के बेल्लारी या बेल्लार डिस्ट्रिक्ट से और कर्नाटक में इसका फैलाव ज़्यादा है। धारवाड़ जिला भी है, बेल्लार, इन सब स्थानों पे खनिज जिसमें लोहा, तांबा, सोना, जस्ता
और भी मिनरल सबसे ज़्यादा मौजूद है, जो कि हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है। तो हमने देखा सबसे पहला आर्कियन क्रम, सबसे पहला हमने देखा आर्कियन क्रम, ठीक। दूसरा हम देखा धारवाड़ क्रम। तो ये धारवाड़ क्रम एग्जाम में आता है, प्रश्न इस तरह पूछा जाता है कि किस क्रम की चट्टान आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, तो भी हम धारवाड़ क्रम लगाएंगे। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि किस क्रम की चट्टानों में लोहा, सोना इत्यादि सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो हम धारवाड़ एग्जाम में निशान लगाएंगे। और यदि आता है कि सबसे ज्यादा खनिज किस में प्राप्त होता है, किस तरह की क्रम की चट्टानों में या किस तरह का क्रम के चट्टानों में, तो फिर हम धारवाड़ क्रम लगाएंगे। फिर धारवाड़ के बाद आता है कुडप्पा क्रम। कुडप्पा क्रम में हम देखेंगे कि इसमें चूना पत्थर, इसका फैलाव इस तरह है, जहाँ पे लाल या फिर चूना पत्थर इस तरीके का इसका फैलाव ज़्यादा है कुडप्पा क्रम में। और इस नाते ये क्रम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना धारवाड़ है, लेकिन चूंकि क्रम में हमको ये भी लगाना है, इसलिए हमको कुडप्पा क्रम का फैलाव, जैसे इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश आदि स्थानों पे कुडप्पा क्रम हमको देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश। और यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन के बाद कुडप्पा क्रम हमको प्राप्त होता है। उसके बाद हम बिंद क्रम में आते हैं, और बिंद क्रम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो कि छूट गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। और छठा है दक्कन ट्रैप। हमने कुडप्पा क्रम को देखा। कुडप्पा क्रम में बलुआ पत्थर, बालू, इस तरह की चीज़ें हमको ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि जो है यह पठारी एक भाग है, ठीक है। पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार ही पठार है, लेकिन ये धारवाड़ क्रम के अपर्दन के बाद पठारीय भाग जो बचता है, उसमें हम देखते हैं बलुई और चूना पत्थर। इस तरीके से हम कुडप्पा क्रम देखते हैं। अब कुडप्पा क्रम के बाद विंध्यन क्रम भी कुडप्पा क्रम के अपर्दन के बाद बनता है। विंध्यन क्रम इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो सीमेंट जो पत्थर से घिस के बनाया जाता है, सीमेंट, और चूना पत्थर, लाल पत्थर, तथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे गोलकुंडा में हीरा, गोलकुंडा का हीरा जो महत्वपूर्ण है, इसी विंध्यन क्रम के चट्टान में हमको प्राप्त होता है। इस तरह इसका जो फैलाव है वह फैलाव मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, इन सब भागों में, जिसमें छत्तीसगढ़ ये क्या कहते हैं कि भागों में फैला हुआ है इसका निक्षेपण। उसके बाद हम गोंडवाना क्रम की बात करेंगे। विंध्यन क्रम के बाद गोंडवाना क्रम की बात करेंगे।
इस धारवाड़ क्रम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह गोंडवाना क्रम है। इसका निक्षेपण पानी या नदी निक्षेपण से गोंडवाना क्रम का जो हम निक्षेप पाते हैं गोंडवाना क्रम की वो पाते हैं, क्रम का जो भूगर्भिक संरचना पाते हैं वो गोंडवाना में देखते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें कोयला अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न ये आता है कि कोयला किस क्रम के चट्टान में पाया जाता है, तो मेरा उत्तर होगा, आपका उत्तर होना चाहिए गोंडवाना क्रम में कोयला की प्राप्त होती है। और यह एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार, ट्रिपल स्टार जो भी आप लगाना चाहें इस पे ये लगा सकते हैं। गोंडवाना क्रम के चट्टान में कोयला पाया जाता है या कोयले का निक्षेप सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो आंसर होगा गोंडवाना क्रम के चट्टान। इस तरह देखते हैं कि इसका फैलाव कहां कहां है, तो हमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब क्षेत्रों में हम इसका फैलाव देखते हैं। कोयला का फैलाव, गोंडवाना क्रम का फैलाव देखते हैं। इसके बाद हमारा दक्कन ट्रैप बसता है। दक्कन ट्रैप में कोई विशेष खास ऐसी बात नहीं है जिसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है। बस एग्जाम में एक चीज़ और आता है जिसको हमें केवल ध्यान दे देना है। कभी कभी ये क्रम आता है कि सबसे पहले क्रम आ गया, मान लीजिए 4 विकल्प उन्होंने बनाया, सबसे पहले आर्कियन क्रम का बनाया, उसके बाद उन्होंने धारवाड़ ना लिख के कुडप्पा लिखा, कुडप्पा के बाद धारवाड़ लिखा, और फिर धारवाड़ के बाद उन्होंने विंध्यन लिखा, और दूसरा विकल्प उन्होंने दिया आर्कियन और धारवाड़, कुडप्पा, फिर विंध्यन। ऐसे ही विकल्प बदल के तीसरा विकल्प इन्होंने दिया आर्कियन, विंध्यन, धारवाड़, कुडप्पा। फिर चौथा विकल्प उन्होंने बनाया धारवाड़, विंध्यन, कुडप्पा और आर्कियन। तो मेरा सही आंसर, यानी आपका सही आंसर होना चाहिए दूसरा, क्योंकि आर्कियन के बाद धारवाड़ है, धारवाड़ के अपर्दन से इसके अपर्दन से धारवाड़ बना, इसके अपर्दन से कुडप्पा बना, फिर कुडप्पा के अपर्दन से विंध्य बना। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गोंडवाना, यहाँ पे गोंडवाना भी आ सकता है एग्जाम में, गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप। हमें 2 का विशेष ध्यान रखना है। हम बताएं कि हमको 2 का विशेष ध्यान रखना है, एक धारवाड़ और दूसरा गोंडवाना। इन 2 का विशेष ध्यान रखना है और एग्जाम की दृष्टि से यही 2 इंपॉर्टेंट हैं। गोंडवाना क्रम में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, और धारवाड़ क्रम में क्या पाया जाएगा, लोहा पाया जाएगा, सोना पाया जाएगा। जितना भी खनिज, सबसे ज़्यादा खनिज मिनरल किसमें मिलेगा, धारवाड़ क्रम में सबसे ज़्यादा खनिज की प्राप्ति होगी। इस तरह भारत की भूगर्भिक संरचना हम जल्दी से ख़त्म करके अपने जो है अगले चरण में चलते हैं, जिसमें भारत का विभाजन ऐसा होगा उच्चावच्च के आधार पर, उच्चावच्च के आधार पर हम भारत का विभाजन करेंगे। मित्रों, हमको थोड़ा सा तेज चलना होगा क्योंकि हमको के एग्जाम से पहले ही
जब मतलब सारे जीएस के सिलेबस को हम कवर करना चाहते हैं, इसलिए तेजी से चलना चाहते हैं। अभी जब एग्जाम डेट क्लियर होगा तो हम मैराथन क्लास लेना शुरू करेंगे और एक दिन में ही पूरा ज्योग्राफी अगले दिन, हिस्ट्री अगले दिन, पॉलिटी अगले दिन, इकोनॉमी अगले दिन, साइंस के जीएस के प्रश्न जो बनते हैं, उसके बाद करंट का भी हम क्लास बीच बीच में लिया करेंगे और अपडेट हुआ करेंगे करंट से ही, किससे भी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। और जो है हमारी टीम में मैथ और हिंदी और रीजनिंग ऑलरेडी चल भी रहा है। तो अभी हम बहुत भूगोल का तीसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भारत के उच्चावच के आधार पर विभाजन हम देखेंगे। हेडिंग होगा हमारा भारत का उच्चावच के आधार पर भारत का भौतिक विभाजन या विभाजन। इसको हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं। इसको हम 4 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। कोई रूल कॉन्सेप्ट नहीं है इसके लिए, हम अपनी पढ़ने की सुविधा के लिए, जैसे कि पढ़ने की सुविधा के लिए हम भारत की पर्वतीय श्रेणी से स्टार्ट करें तो सबसे पहला भाग होगा भारत का पर्वतीय भाग, फिर भारत का मैदानी भाग, फिर भारत का मध्यवर्ती भाग, फिर भारत का प्रायद्वीपीय भाग, फिर भारत का तटीय मैदान। अगर एक हम और इसमें जोड़ना चाहें तो भारत का द्वीपीय क्षेत्र भी इसमें आ सकता है। इस तरह हम देखें तो सबसे पहला भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा भारत का विशाल मैदान, तीसरा भारत का मध्यवर्ती क्षेत्र। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और उसको 2 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे तीसरा हमने लिखा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जिसमें हम एक डिवाइड कर लेंगे मध्यवर्ती क्षेत्र और दूसरा डिवाइड कर लेंगे दक्षिणवर्ती क्षेत्र। हम इसमें 2 डिवीजन कर लेंगे आगे पढ़ते समय समझने के लिए। ये जो अलग अलग हम इसको उच्चावच के आधार पर विभाजित कर रहे हैं, ये केवल भारत को समझने के लिए, भारत के आंतरिक भागों को, आंतरिक जो उच्चावच हैं, उच्चावच कहीं ऊंचाई है, कहीं नीचे है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं इस तरीके से हम द्वीप है, कहीं इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर चौथा है भारत का तटीय मैदान, फिर 5वां है भारत का द्वीपीय क्षेत्र। अब इन क्षेत्रों को हम एक एक डिवीजन करके पढ़ेंगे। अब जैसे सबसे पहला है भारत का पर्वतीय क्षेत्र। अब भारत का पर्वतीय क्षेत्र यहां पर हम हेडिंग डालेंगे और भारत के पर्वतीय क्षेत्र को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो है भारत का पर्वतीय क्षेत्र। भारत का पर्वतीय क्षेत्र हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे कुछ बताना चाहेंगे। भारत, मालूम है कि भारत का जो हिमालय पर्वत है वो हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत का बना हुआ है। तो इससे पहले यहाँ पे पामीर का चट्टान, तिब्बत के पठार पर पामीर की चट्टान थी
और उस पामीर के चट्टान के ठीक पीछे ट्रांस हिमालय यानी कि भारत के पार हिमालय, एक पार हिमालय जो कि सबसे पहला, जो कि भारत के क्या कहते हैं, लद्दाख काराकोरम से होते हुए भारत जो है गुजरता है। तो जब हम भारत का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय यानी कि पार हिमालय वर्गीकरण जब इसका हम करते हैं तो सबसे पहला वर्गीकरण में हम लिखते हैं ट्रांस हिमालय, या लिख सकते हैं इसको पार हिमालय। इस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर नीचे यहां पीर पंजाल आता है, लेकिन यहां पे मुख्य रूप से हमें काराकोरम को पढ़ना है। ठीक है, मुख्य रूप से हमको थोड़ा लद्दाख को देखना है और उसके बाद जास्कर की श्रेणियों को देखना है। लेकिन हमको काराकोरम इसलिए देखना है कि ट्रांस हिमालय में काराकोरम दर्रा भी मिलता है और काराकोरम पे केटो ऑस्टिन गार्डन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। लेकिन यहां पे एक बात है, केटो ऑस्टिन गार्डन पाक ऑक्युपाइड है, इस समय पाक के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया, इसलिए उसे पीओके का क्षेत्र कहा जाता है। तो यदि प्रश्न इस तरह आता है कि पीओके को लेते हुए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हम निशान लगाएंगे केटो ऑस्टिन गार्डन। 8,611 किलोमीटर की ऊंचाई पे है सबसे ज्यादा केटो ऑस्टिन गार्डन, जो कि काराकोरम पर है और वहीं काराकोरम दर्रा भी है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है काराकोरम दर्रा। और जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है उसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी श्रेणियां हैं और ये भारत के ऊपरी हिस्से में, भारत के सबसे ऊपरी हिस्से पार हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। और उसके बाद भारत का विभाजन हम और देखते हैं, फिर दूसरे में हम पहले चारों लिख दे रहे हैं, फिर विभाजन कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम महान हिमालय या इसी को ग्रेट हिमालय या हेमाद्रि हिमालय कहा जाता है। तीसरा लिख लेते हैं मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो अलग करता है जोन, उसे हम सचर जोन के नाम से जाना जाता है। और महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो अलग करता है जोन, उसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। और जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच है उसे हम मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। अब ये जो पूरा हिमालय है, ये हिमालय वास्तव में पूरा यहाँ से नामचा बरुआ से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश के यहाँ तक फैला हुआ है। पूरा जो है पूरा हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय थोड़ा सा छोटा है, बाकी महान हिमालय की श्रेणी या पूरा चापनुमा जो है फैला हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत की तरफ ये कॉन्वेक्स है और चीन की तरफ से उधर से कनकेव है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे राकापोसी, जो लद्दाख में राकापोसी है, वो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल माना जाता है। इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। राकापोसी, जो राकापोसी स्थान है, वो विश्व का सबसे तीव्रतम ढाल माना जाता है। और भारत के हिमालय का जो एक विशेषता है, इधर से यानी कि भारत की तरफ से हम चढ़ेंगे, इस तरह मान लो तो अगर इधर इंडिया है और इधर चाइना है, तो इसको चाइना की तरफ है कॉनकेव और भारत की तरफ है कॉन्वेक्स। केव का मतलब होता है गुफा, यानी गुफानुमा बना। कॉन्वेक्स को हिंदी में उत्तल और कनकेव को अवतल कहा जाता है।
ये हमारा सामरिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी चढ़ाई ऐसे आसान हो सकती है, लेकिन जिसको इधर से चढ़ना होगा उसकी चढ़ाई बहुत ही दुर्लभकारी होगा। इसलिए ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा हिमालय पर्वत बन जाता है। तो अभी हमने देखा ट्रांस हिमालय, जो कि ट्रांस हिमालय का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस क्षेत्र में K2 ऑस्टिन गार्डिन 8611 मीटर K2 ऑस्टिन गार्डिन ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि काराकोरम में स्थित है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जिसको पार हिमालय कहा जाता है, भारत के पार है, जो कि पामीर की गांठ के पास है। और ये इसकी खास बात है, काराकोरम पहाड़ी पर, सबसे ऊंची पहाड़ी काराकोरम की पहाड़ी पर K2 ऑस्टिन गार्डिन भारत की सबसे ऊंची चोटी। पीओ के ब्रैकेट में लिख सकते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो इस समय पाक द्वारा ऑक्युपाइड है। अगर पाक ये नहीं रहेगा, मान लीजिए विकल्प में K2 ऑस्टिन गार्डिन नहीं है और प्रश्न आता है कि इसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा, जो कि अभी हम पढ़ाएंगे, महान हिमालय क्षेत्र में पड़ेगा और ये सिक्किम में पड़ेगा। सिक्किम में जो नाथुला दर्रा के पास ही ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा अभी हम पढ़ाएंगे। तो दूसरा है महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय। इसकी विशेषता ये है कि ये पूरा 2500 किलोमीटर यहाँ से लेके नामचा बरुआ से लेके और अराकान योमा यहाँ पहाड़ी तक, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ 2500 किलोमीटर, और विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पे पाई जाती हैं। एशिया की 94 चोटियों में केवल 92 चोटियां, 92 चोटियां भारत की हैं, जो सबसे ऊंची चोटियां हैं। यहीं पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, जो कि नेपाल में पड़ जाता है, यहाँ पे नेपाल में पड़ जाता है, ये सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर मीटर, और अब बढ़ के नया वो प्रति सेंटीमीटर इसका अभी युवा है, अभी इसका उत्थान हो रहा है। तो अगर ये विकल्प में आता है 8,848 मीटर तो सही है, लेकिन अगर 8,850 भी विकल्प में आता है तो भी हम निशान लगाएंगे। लेकिन यदि दोनों आता है तो हम मूल रूप से इसको निशान लगाएंगे 8,848 मीटर, इस पे ही निशान लगाएंगे, क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा है और लगातार बढ़ने के क्रम में अभी बढ़ रहा है। तो जब अंतिम डाटा आएगा या अंतिम डाटा, प्रमाणिक डाटा जब पेश होगा तो हम उसको निशान लगाएंगे। लेकिन इस समय जो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है वो 8,850 है, क्योंकि प्रति सेंटीमीटर वो बढ़ रहा है। तीसरा है मध्य हिमालय क्षेत्र। महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय के बीच में जो जोन है उसे हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। उसके बाद मध्य हिमालय क्षेत्र आता है। मध्य हिमालय क्षेत्र की खास बात क्या है कि जो सबसे ज्यादा पर्यटक का क्षेत्र, जैसे मसूरी, रानीखेत, शिलांग या जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो सब मध्य हिमालय में स्थित हैं। दूसरी बात, मध्य हिमालय के नीचे शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय में दून या द्वार घाटी पाई जाती है, जिसको हम जैसे द्वार घाटी हरिद्वार और दून जैसे देहरादून। इसमें हमने बताया इसमें सारे पर्यटक स्थल बसे हैं। यहाँ लगभग 3,000-4,000 ऊंचाई, बहुत ऊंचाई मध्य हिमालय की नहीं है। और मसूरी, नैनीताल और रानीखेत जैसे स्थान, या फिर हम और भी दूसरे प्रदेशों में चलेंगे तो हमको हिमाचल प्रदेश में जितने भी पर्यटक स्थल हैं वो सब मध्य हिमालय क्षेत्र में हमको मिलेंगे, और उसके नीचे शिवालिक हिमालय है। इस तरह हम हिमालय का वर्गीकरण किया हमने, और जो कि फैला हुआ है ऐसे फैला हुआ है।
इस तरह हिमालय पर्वत फैला हुआ है। उसके बाद जो मैंने दूसरा वर्गीकरण विभाजन में दूसरा वर्गीकरण भारत का विशाल मैदान, नीचे भारत का विशाल मैदान है, नीचे भारत का विशाल मैदान है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है क्योंकि ये यहाँ पर नदियों का दोआब बनता है। गंगा, यमुना और जो है कोसी आदि जो नदियां, घाघरा, कोसी और भी नदियां जो बढ़ते हुए क्रम में आती हैं, उन सारी नदियों का दोआब बनता है इस जो है मैदानी क्षेत्र में, विशाल मैदान में। इसलिए भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र ये वाला भारत का विशाल मैदान है। इसको कहते हैं भारत का विशाल मैदान। भारत के विशाल मैदान के बाद जो आता है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये वाला प्रायद्वीपीय क्षेत्र आ जाता है। तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र, तीनों तरफ से समुद्र से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। अगर चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है उसे द्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। तीन तरफ से घिरे हुए क्षेत्रों को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद भारत का तटीय मैदान, ये भारत का तटीय मैदान है, ये भारत का तटीय मैदान है। भारत के तटीय मैदान में हम इनका नाम देते हैं, जैसे कि गुजरात से लेके गोवा तक का, गुजरात से गोवा तक हम कंकड़ तट, और कोंकण तट के बाद कोंकण तट के गोवा से लेके और कर्नाटक के मंगलौर तक हम कन्नड़ तट, और कन्नड़ तट से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक मालाबार का तट। जैसे ये कोंकण तट गुजरात से गोवा तक, फिर गोवा से मंगलौर तक, कर्नाटक के मंगलौर तक, यहाँ पे इसे हम कन्नड़ तट, और इसे हम जो केरल, इसके मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक जो बीच में केरल का स्थान होता है, केरल को हम यही स्थान को हम मालाबार का तट कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम दो हिसाब से, नदियों के हिसाब से भी बंटवारा हम कर रहे हैं। और दूसरी बात समझ लेने के लिए पहले हम आज कर लेते हैं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहाँ तक कृष्णा नदी तक, इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद उत्तरी सरकार, उसके ऊपर जो है उत्तरी सरकार या उत्कल तट के नाम से जाना जाता है, जो कि उड़ीसा और ये महानदी और इन नदियों से, कृष्णा और महानदी के बीच में ये क्षेत्र पड़ता है। इसको हम उत्तरी सरकार या उत्कल का तट भी जानते हैं। फिर नीचे है भारत का द्वीपीय क्षेत्र। भारत का द्वीपीय क्षेत्र यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का द्वीपीय क्षेत्र है, ये है। फिर लक्षद्वीप है। भारत के जितने भी द्वीपीय क्षेत्र हैं, इनको वैसे तो बहुत ज़्यादा द्वीपीय क्षेत्र है, लेकिन हमको सभी को नहीं पढ़ना है, केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद लक्षद्वीप में दमन द्वीप को, और इसी तरीके से भारत के कुछ और द्वीप जो हैं जिनको हमें विस्तृत पढ़ना है। तो भाइयों, आज यहीं तक हम रुकेंगे और जल्दी से ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा करेंगे। और आप लोगों के सहयोग और आप लोगों का जो हमें प्यार मिला है, हम बहुत ही आभारी हैं। और आगे हम और भी जल्दी जल्दी वीडियो डाल के आपके सिलेबस को बहुत ही जल्दी सारा जीएस का कवर करना चाहेंगे। और अभी जल्दी ही हम इकोनॉमी का भी वीडियो डालेंगे। तो साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।